नमस्कार दोस्तों, जीके और पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंडिया जीके में हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और भारत के इतिहास में भी हमारे प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है। प्राचीन भारत के इतिहास में भी हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत का इतिहास, जिसे संगम काल के रूप से या नाम से जाना जाता है। और संगम काल से यह जो दक्षिण भारत का इतिहास है जो शुरू होता है। और हमने चूंकि उत्तर भारत का जो एक तरीके से इतिहास पढ़ लिया था, और हमने ये देखा कि जो सत्ता है वो धीरे धीरे मतलब हस्तांतरित हो रही है, एक तरीके से स्थानांतरित हो रही है, और वो उत्तर भारत से धीरे धीरे दक्षिण भारत की ओर गई है या दक्षिण भारत की ओर जा रही है। हम यह कह सकते हैं दक्षिण भारत का इतिहास। और दक्षिण भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे संगम काल। अब बात आती है संगम काल क्या था या संगम काल क्या होता है, तो इसको भी देखेंगे। और संगम काल का जो समय था वो था 100 से 250 ईस्वी। ईसा पूर्व नहीं, अब देखो ईसा पूर्व खत्म हो गया और अब ईसा आ गया है, यानी कि ईसा मसीह के जो जन्म से पूर्व जो था, बीसी था, बिफोर क्राइस्ट ऐसा कहा जाता है। और अब जो है उसके जन्म के बाद, यानी कि एना डोमिनी, एडी जिसे कहते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म के जो 100 से 250 या 250 वर्ष जो तक का काल था वो संगम काल में था। संगम का मतलब ये था कि जो दक्षिण भारत के राजवंश थे या दक्षिण भारत के इतिहास की हम बात करेंगे, तो यहाँ शांत एरिया था, जो भी माहौल होता था एक तरीके से ऊपर था। और यहाँ इतनी जो गतिविधियां हुई नहीं थी, क्योंकि ये दक्षिण भारत हम देखते हैं तो कुछ इस प्रकार था। यहाँ तो समुद्र था पूरे में, तो कोई बाह्य आक्रमण अटैक बहुत कम हुए, यहाँ पर तो होने की संभावना ही नहीं थी। जो भी आता था ऊपर से आता था, और यहाँ आते आते लोग आपस में लड़ लड़ के मर जाते थे। बहुत कम है जो दक्षिण तक पहुंचे थे। अशोक आया था, ये अशोक ने अपनी जो सेनाएं वो भेजी थी। समुद्रगुप्त घोड़ा वो तीनों समुद्र का पानी पीता था, तो वो बात अलग थी कि पानी तो मतलब कैसे भी पी सकता है। वो यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया, यहाँ भी आ गया, तो ऐसे आदमी जाने वालों को कौन रोकता है। लेकिन जो यहाँ मतलब यानी कि एक तरीके से साम्राज्य के लिए लड़ाइयाँ या ऐसा बहुत कम हुआ था। ये लोग शांति प्रिय थे और अपने जो मतलब काम से काम में मतलब रखते थे, तो इनका कुछ खास इतना युद्ध वगैरह वो हुआ नहीं था। तो संगम काल के दौरान जो है ये फ्री बैठे थे, तो किताबें वगैरह पढ़ते थे, साहित्य पे ध्यान देते थे, साहित्य कह सकते हैं, गीत संगीत करते थे, कला, तो इन चीजों पे ये जो बहुत ध्यान देते थे। और ये जो था थे का तो इसलिए मतलब ये दक्षिण भारत में थे। और यहाँ पे जो है ये केरल वाले भाग में थे शेर, और ये यहाँ पे थे जो आंध्र वाले भाग में पांडे, जिसके हम कह सकते हैं यहाँ पे सोल थे, मतलब यानी कि आंध्र वाले भाग में। और यहाँ पे थे पांडे, पांड्या पे इनको पांडे भी कहा जाता है। और इनका जो ये दक्षिण भारत के 3 मुख्यतः राजवंश थे, यहीं से जो दक्षिण भारत के इतिहास की शुरुआत होती है, राजनीतिक इतिहास की शुरुआत होती है। तो ये राजाओं का कोई काम नहीं था, फ्री में बैठे, मतलब इनके पास जैसे काम तो था ही अपने दैनिक जीवन का या जो भी था, राज भी करते थे, लेकिन लड़ाइयाँ युद्ध बहुत कम होते थे, बाह्य आक्रमण बहुत कम होते थे, आंतरिक मामले छोटी मोटी झड़पें हो सकती है। तो ये संगीत पे, साहित्य पे, इस पे ध्यान देते थे। और इसके विद्वान ये मतलब अगर राजा खुद इसको संगीत को संरक्षण देगा, साहित्य को इस पे ध्यान देगा, तो प्रजा या इनके जो दरबारी कवि संगीतकार है वो भी इस पे ध्यान देते थे। इस वजह से इन्होंने जो संगम है, जो संगम मतलब यानी कि आयोजन करवाए, एक तरीके से कहते हैं सम्मेलन का आयोजन करवाए। तो ये जो संगम काल है जो दक्षिण भारत के तमिल भाषा में, मुख्यतः तमिल भाषा में इसका बोलबाला था, तो ये कह सकते हैं तमिल भाषा में जो 3 एक तरीके से संगम आयोजित करवाए गए, मतलब कह सकते हैं सम्मेलन आयोजित करवाए गए, या फिर जैसे बहुत संगीत या कहते हैं जैसे संगीत या सम्मेलन जो आयोजन करवाए गए। उसके बाद से धीरे धीरे जो भाषा का विकास हुआ, फिर इनका जो थोड़ा बहुत मतलब स्तर बढ़ता गया, और फिर आगे मतलब इनकी जो राजनीतिक इतिहास भी इसका आता है। तो ये तो शेर, सोल और पांडे, अब इसका उल्लेख जो कहाँ मिलता है ये भी हम देख लेते हैं। तो इनका जो उल्लेख है वो एक तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है, और दूसरा है जो ऐत्रेय ब्राह्मण में भी इसका उल्लेख जो मिलता है। और साथ ही इंडिका जो मैगनीज की इंडिका है, तो इनका जो संगम काल का है, संगम काल इतिहास का उल्लेख, अगर हम बात करें उल्लेख की, तो उल्लेख कहाँ मिलता है, एक तो इंडिका में, जो कि जो सेल्यूकस निकेटर था, यानी कि सिकंदर का जो मतलब सेनानायक था, और सेल्यूकस निकेटर उसका जो दूत था वो भेजा मतलब आया था उसके साथ, तो उसका नाम था उसकी जो पुस्तक थी मैगनीज की, वो इंडिका, एक इंडिका में उल्लेख मिलता है। और दूसरा इसका अष्टाध्यायी में, यानी कि पाणिनि की जो व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है उसका अष्टाध्यायी, उसमें भी उल्लेख मिलता है किसका, संगम काल का, या तीनों या 16 राजाओं का उल्लेख मिलता है। और दूसरा मिलता है यहाँ पे ऐत्रेय ब्राह्मण में,
ऐत्रेय ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसमें भी क्या है संगमकालीन या फिर कैसे दक्षिण भारत के जो राजवंश होते हैं सोल, पांडे और सेन, इनका उल्लेख मिलता है। तो उल्लेख है जो यहाँ मिलता है और इसमें ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण भारत में या फिर कह सकते हैं दक्षिण भारत में या फिर यहाँ कह सकते हैं कृष्णा नदी के दक्षिण में, कृष्णा नदी के, तो इन ग्रंथों में उल्लेख है कि कृष्णा नदी के दक्षिण में भी एक ऐसा साम्राज्य था, राजवंश था, यहाँ जो उनका राजनीतिक इतिहास मिलता है या फिर यहाँ भी एक जगह थी एक तरीके से जहाँ लोग यानी कि वहाँ लोग शासन करते थे, राजा हुआ करते थे, अलग अलग वहाँ राजवंश हुआ करते थे। ये तो है जो इनका उल्लेख मिलता है। अब हम देखते हैं कि संगम कब कब हुए और यहाँ तमिल जो भाषा थी उसका ही बोलबाला था, तमिल भाषा में ही संगम हुए थे। और तो प्रथम संगम जो हम कह सकते हैं संगम हुआ था वो कब हुआ था, तो यहाँ कुल 3 संगम हुए थे, कुल 3 संगम हुए थे और इनके अंदर अलग जो अध्यक्षता की थी और अलग अलग इनमें लोगों को बुलाया गया था और अलग अलग लोगों ने इसमें भाग लिया था। अब पहला जो है ये हुआ था दक्षिणी मदुरै, पहला जो संगम हुआ था वो दक्षिणी मदुरा या फिर मदुरै में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो अगस्त ऋषि ने, किसकी, अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में, अध्यक्षता यहाँ लिख सकते हैं। और इसमें जो है लगभग 89 यानी कि 89 राजाओं को बुलाया गया था या आमंत्रित किया गया था कि भाई संगम का है यहाँ पे प्रोग्राम, आप आइए, एक तरीके से सम्मेलन है उसमें आपको आना पड़ेगा। ये जो है एक तरीके से पूरी जानकारी है। अब दक्षिणी मदुरै में ये हुआ था प्रथम जो है संगम और इससे अगस्त्य जो ऋषि है इनको माना जाता है कि ये तमिल जो साहित्य है उसके जनक, फादर ऑफ तमिल लिटरेचर है उसके जनक, तो हम कह सकते हैं तमिल साहित्य के जनक। अब दूसरा जो संगम हुआ तो दूसरा जो ये कपाटपुरम में हुआ था, दूसरा जो संगम हुआ है और इसको कलवे भी कहा जाता है, मतलब कलवे नाम से, अलवे नाम से इनको ये वैसा अलग भी नाम है, अलवे, इस जगह को अलवे भी कहा जाता है। अब इसकी जो अध्यक्षता है वो पहले तो अगस्त्य ऋषि ने की है, हम लिख सकते हैं पहले, लेकिन बाद में इनके अध्यक्ष को चेंज कर दिया गया और वो थे तोलकापियर। बाद में यहाँ लिख सकते हैं हम बाद में, तो बाद में जो अध्यक्ष बने वो तोलकापियर थे। और यहाँ जो राजाओं को बुलाया गया तो यहाँ पर गुणसाठ जो राजा थे उनको बुलाया गया और इन तोलकापियम के एक ग्रंथ है, ग्रंथ की जो जानकारी मिलती है यहाँ से तो हम कह सकते हैं उसका नाम है तोल कापियम, जिससे संगम साहित्य की जानकारी मिलती है, साथ ही दक्षिण भारत के राजवंशों को भी जानकारी मिलती है। तो इससे कह सकते हैं अधिक जानकारी प्राप्त होती है, अधिक जानकारी भी प्राप्त होती है। जबकि इसमें कोई साहित्यिक ज्यादा बोलबाला था नहीं है, कोई साहित्यिक उल्लेख नहीं है, इसके साहित्यिक उल्लेख नहीं, तो यहाँ कह सकते साहित्य कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा साहित्य उल्लेख भी था क्योंकि तोलकापियम की जो पुस्तक आ गई थी तोलकापियम और तोलकापियर ने इस पुस्तक को लिखा था, तो ये पूछा जा सकता कई बार ये दूसरे संगम में आई थी और ये किसकी थी, तो तोलकापियम हम याद रख सकते हैं, जो तोलकापियर की पुस्तक थी तोलकापियम, ये ध्यान रख सकते हो। 59 जो है यहाँ राजाओं को बुलाया गया था। अब देखते हैं तीसरा संगम, और तीसरा जो संगम है वो उत्तरी मदुरै में हुआ था। तीसरा संगम हम कह सकते हैं कहाँ, उत्तरी मदुरा या फिर मदुरै। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो नक्कियर ने की थी, नक्कियर अध्यक्षता। और इसमें जो राजाओं को बुलाया गया था या फिर जो मतलब भाग लेने वाले थे, जो आमंत्रण या निमंत्रण दिया जिनको, वो थे 49 मतलब 50 जो इनको उल्लेख दिए थे। इसमें कोई साहित्यिक उल्लेख है नहीं, साहित्यिक उल्लेख या कोई पुस्तक किताब ग्रंथ वगैरह है नहीं, साहित्यिक उल्लेख नहीं है।
तो मतलब दूसरा जो संगम था वो अपनी एक अलग महत्वपूर्ण जो है इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि उसमें जो एक साहित्यिक ग्रंथ का भी उल्लेख मिलता है। जो ग्रंथ हो गया साहित्य होता है, तो वो तो कहते हैं ना उसकी जानकारी मतलब मिलती है उसे, तो पूरे मतलब साम्राज्य की भी जानकारी मिलती है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति की भी जानकारी मिलती है। तो क्योंकि कहते हैं कि सिनेमा और साहित्य जो है हमारा समाज का दर्पण है, तो उस हिसाब से भी हम इसकी जानकारी रख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनके राजवंशों को अलग अलग। ये संगम काल के जो राजवंश है इनको देख लेते हैं हम। तो ये जो दक्षिण भारत का एक तरीके से मैप है। तो यहाँ जो केरल में थे, इसको तो हमने यहाँ 3 जो राजवंशों का उल्लेख मिलता है, सेर, दूसरा चोल और तीसरा पांडे। तो इनको पांड भी कहा जाता है और पांडे भी। तो यहाँ पे कौन थे? चेर, ये केरल वाले भाग में। तो इनको जो चेरों को है जो इनको केरल पुत्र भी कहा जाता है और साथ ही सेरापद के नाम से भी जाना जाता है। सेरापद और केरल पुत्र। तो सेरापद और केरल पुत्रों के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो दक्षिण भारत का केरल वाले भाग में जो है मालाबार वाले क्षेत्र में एक तरीके से, तो इनका जो अब सेरापद है वो तो ब्राह्मण ग्रंथ में इनका उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण ग्रंथ में जो सेरापद कहा गया है। और केरल पुत्र है जो अशोक के द्वितीय जो शिलालेख है, महाशिलालेख है 14, उसमें से दूसरे शिलालेख में कहा गया। तो अशोक के द्वितीय शिलालेख में हम कह सकते हैं उल्लेख मिलता है, क्योंकि अशोक जब श्रीलंका जा रहा था तो उसने कहीं कहीं बीच में से इनको देखा या उनको पता चला कि यहाँ भी कोई साम्राज्य है, राजवंश है, तो उसके बारे में जानकारी मिली। अशोक मतलब यानी कि संघमित्रा और महेंद्र को जब उन्होंने श्रीलंका भेजा था अशोक में, तो वहां से ये जो जानकारी पता चलती है। और ब्राह्मण ग्रंथों में तो सेरापद यानी कि जो शेर, ये इसको हम कह सकते हैं कि केरल वाला भाग, केरल पुत्र या फिर पर्वतीय देश के नाम से जाना जाता है। मालाबार तट केरल वाला भाग है, मालाबार तट और पर्वतीय क्षेत्र। तो पर्वतीय क्षेत्र वाले भाग में शेर निवास करते थे, या मतलब जो शेर साम्राज्य था वो वहां निवास करता, राजवंश थे वो यहाँ पे निवास करते थे। अब हम देख लेते हैं इसके शेरों के कुछ राजा हैं, जो हम शेर राजवंश को देख लेते हैं, क्योंकि ये इसकी थोड़ी बहुत जानकारी है इसके बारे में। और फिर जो शेरों की जानकारी मिलती है वो उडियन जरेल करके एक यहाँ प्रमुख राजा होता है शेर राजवंश में। और इसके बारे में कहते हैं कि ये जो महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय ये योद्धाओं को भोजन करवाया था इन्होंने। तो यहाँ लिख सकते हैं महाभारत के युद्ध में योद्धाओं को क्या भोजन करवाया था इसने, इसलिए इसका उल्लेख मिलता है जो उडियन जरेल है इसका। और ये चोल जो एक तरीके से शासक था, राजा था, और थोड़ा इसको प्रतापी भी हम कह सकते हैं, इसका उल्लेख इतना ही मिलता है। फिर आता है सैन गुणवन, और दूसरा जो शेर वंश का राजा आता है सैन गुणवन। और इसने जो है कर्ण की पूजा की बात की थी, कर्ण की पूजा, और कर्ण की पूजा जो थी मतलब यानी कि पत्नी की पूजा की जो ये उल्लेख। तो यानी दक्षिण भारत में भी देखते हैं तो नारियों की स्थिति बहुत सुदृढ़ थी, भाई पत्नियों की पूजा की जाती थी। और नाम क्या था? कर्ण की पूजा कहा जाता है इसको। और सैन गुणवन ने ये जो शुरुआत की थी एक तरीके से, तो हम कह सकते हैं नारियों की स्थिति काफी सुंदर थी, पत्नियों की पूजा की जाती थी। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि नारियों की स्थिति तो सुदृढ़ थी। और उसके बाद आता है आदिगमान। तीसरा जो शासक होता है वो शेर वंश का आदिगमान। आदिगमान ये गन्ने की खेती करता है, यहाँ पर गन्ने की खेती कह सकते हैं। तो गन्ने की खेती की इसने प्रयास किए शुरू की थी, और जो कृषि को बढ़ावा दिया था। कृषि और पशुपालन मुख्य किसी भी राजवंश के जो एक तरीके से वो व्यवसाय हुआ करते थे या दैनिक जो कार्य हुआ करते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं संगम काल में भी शेर वंश, मतलब हम शेर चोल पांडे इनको पढ़ेंगे। तो जो शेर साम्राज्य या फिर शेर जो राजवंश था उनकी बात करें तो उडियन जरेल है जो मतलब यह एक मुख्य जो राजा हुआ था, शासक हुआ था। और भारत के समय इसने योद्धाओं को जो भोजन करवाया था।
फिर उसके बाद जो सैन गुअन है, इसने मतलब यानी कि गण की पूजा या फिर ये कह सकते हैं कि पत्नी पूजा का मतलब यानी कि इसने शुरू की थी, या इसके बारे में जो लेख मिलता है। वैसे से नारियों की स्थिति सुदृढ़, या ये कह सकते हैं कि वहाँ सम्मान दिया जाता था, कोई पूजा उसकी की जाती थी, उनके थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट सम्मान किया जाए। और वैसे तो लोग नाग की भी पूजा करते हैं, नाग पंचमी को, और वैसे भले नाग को मारते हैं, लेकिन मतलब कहीं की श्रद्धा या भावना है उनमें, रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए पूजा करते हैं। और दूसरा है आदि गमान, ये इसने जो गन्ने की खेती के प्रयास किए शेर जो शासक थे। अब देखते हैं हम आगे शेरों के बाद पढ़ेंगे, इनके बारे में थोड़ा और है कि ये जो खास तो महाभारत के युद्ध में इनका जो लेख मिलता है। अब हम देखेंगे शोलों के बारे में और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, उनको भी देखते हैं। अब शेरों के बाद आ जाएंगे छोल, दूसरा जो राजवंश है वो छोल राजवंश है, तो हम कह सकते हैं दूसरा जो छोल राजवंश। और छोलों की क्या है कि ये यहाँ पे शेर थे, तो यहाँ पे छोल, और यहाँ पर पांडे, ऐसे छोल योद्धा बहुत हुआ करते थे, यानी कि ताकतवर थे, प्रतापी थे, साहसी थे, तो योद्धा हुआ करते। योद्धा वो योद्धा जो ताकतवर है, साहसी है, प्रतापी है, तो तभी वो योद्धा बनेगा। और दूसरा ये थोड़े धनवान थे या धन धान्य संपन्न थे, संपन्न कह सकते हैं इनको। और इन्होंने जो है तीनों संगम कालों का आयोजन है वो इन्होंने किया था, खर्च उन्होंने पैसे का जो व्यवस्था, वित्त की व्यवस्था की। तो छोलों ने क्या किया था, एक तरीके से तीनों संगमों का आयोजन किया था, इसलिए जो छोल है वो कहीं ना कहीं अपनी, और मदुरई इसने इनकी राजधानी थी, राजधानी कह सकते हैं। मदुरई या ये मदुरई जो इनकी राजधानी हुआ करती छोलों की। और इसका जो अर्थ होता है ये एक तरीके से सबसे प्राचीन, छोल का अर्थ क्या हो सकता है, प्राचीन या सबसे प्राचीन। और साथ ही जो इनका सामाजिक जीवन था, अगर हम छोलों की बात करें तो ये मातृसत्तात्मक थे, मातृसत्तात्मक जो परिवार था इनका, जैसे पितृसत्तात्मक होता है वैसे मातृसत्तात्मक होता है। अगर हम इतिहास में वापस फ्लैशबैक में देखें, इतिहास में देखते हैं तो कौन कौन से जो है मतलब यानी कि मातृसत्तात्मक जो राजवंश हुए थे। एक हम देखेंगे कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है तो वो लोग मातृसत्तात्मक हुआ करते थे। दूसरा हम देखेंगे कि जो गौतमीपुत्र सतकर्णी वगैरह ये जो राजा हुआ करते थे, तो वो जो है सातवान वंश या सातवान जो राजा हुआ करते वो मातृसत्तात्मक थे। और तीसरे हैं जो ये चोल राजवंश है, ये मतलब यानी मातृसत्तात्मक, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि इनका सामाजिक जीवन ये मातृसत्तात्मक हुए थे। दक्षिण भारत के राजवंशों में चोल जो राजवंश है वो, अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सा मातृसत्तात्मक नहीं है, और ये जो तीनों है बताए कि अभी जो ऑप्शन में है तो वो तो नहीं होगी, इसके अलावा जो भी होगा हो जाएगा। या फिर पूछा जाएगा निम्न में से पितृसत्तात्मक, जो हालांकि पितृसत्तात्मक तो ज्यादा ही होंगे, इसमें से कोई ऑप्शन आए तो फिर वो गलत होगा। तो मतलब हमें ये भी क्वेश्चन के हिसाब से भी जानकारी रखनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं आगे इनके बारे में थोड़ी और जानकारी। और इनका जो व्यापार हुआ करता वो मोतियों का व्यापार होता था, मोती रत्न वगैरह मोतियों का व्यापार हुआ करता था। और इनका व्यापार तो मतलब यानी कि मिस्र तक, मतलब यानी कि रोम इटली तक की इनका जो व्यापार होता था। रोम इटली के जो राजा हुआ करते थे अगस्टस, उन तक जो इनका अगस्टस, उन तक इनका जो व्यापार होता था। तो इनको हम कह सकते हैं व्यापार कहाँ तक होता था, रोम के राजा अगस्टस, तो इनका जो व्यापार रोम के राजा अगस्टक तक होता था। और ये जो मोतियों का व्यापार होता था। अब राजा अगस्टक कहते हैं कि वो तो बहुत बड़ा राजा हुआ करता था रोम में, ठीक है, जिस पर हमारे चंद्रगुप्त मौर्य या ऐसे जो अशोक महान ऐसे राजा हुआ, वैसे ही क्या है रोम या इटली में जो राजा हुआ था अगस्टस। और कहा जाता था जो अगस्त महीना है वो इसी के नाम पे रखा गया है। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंस है, इसलिए पूरी दुनिया में आज ग्रेगरियन जो कैलेंडर चल रहा है उसमें अगस्त महीने का नाम इन्हीं के नाम से। तो जो अगस्टस राजा है वो रोम के। और जूलियन सीजर का आपने नाम सुना होगा, जूलियन सीजर, और इसके नाम पर है जो जुलाई महीने का नाम है। हालांकि थोड़ी आउट ऑफ जो जानकारी हमारे टॉपिक से मतलब यानी कि साथ में याद रख सकते हैं, क्योंकि राजा को उल्लेख आया इसके बारे में थोड़ा देख लिया। और जो जुलाई महीना है उसके उल्लेख मिलना है जो जूलियन सीजर के नाम से इसका जुलाई का महीने का जो नाम पड़ा है। और ये मतलब सबसे ताकतवर थे, एक तरीके से योद्धा हुआ करते थे, ये हैं धनधान्य संपन्न थे इन्होंने, इसलिए जो तीनों संगम काल का इन्होंने आयोजन करवाया एक तरीके से। और इनके बारे में और ये जानकारी मिलती है, इन्होंने जो समुद्र की पूजा, मतलब एक जानकारी इनके बारे में और मिलती है
समुद्र की जो पूजा, जबकि चेर जो राजवंश था वो तो पत्नी पूजा, कर्ण की पूजा की बात करता था। ये छोल था, ये समुद्र जो पूजा की बात करते हैं, समुद्र की पूजा, ये इन पे बल देते थे, समुद्र की पूजा पे इन्होंने ध्यान दिया था। तो यही है जो छोलों के बारे में अगर हम देखें तो मुख्य मुख्य यही इनकी जानकारी मिलती। साथ ही इसकी जो सिन है मछली, और शेरों का जो था धनुष था वो हमने भूल गए, अभी देख लेते हैं। तो धनुष तो था शेर राजवंश का, चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, और सोलह का था मछली, फिश जैसे कह सकते हैं, तो वो थी। अब हम देख लेते हैं पांडव के बारे में। पांडे जो राजवंश है उनको देख लेते हैं थोड़ा। क्योंकि सौर, सेल और पांडे तीन ही तो मुख्य जो राजवंश होते हैं दक्षिणी भारत के या दक्षिण संगम साहित्य के संगम काल के, और इनमें जो है सोल या फिर सोल हमारे पूरे हो गए, शेर हो गए, सोल हो गए, और तीसरे बस गए पांडे। इनको पांड भी कहते हैं और पांडे भी कहते हैं। तो ये मुख्यतः जो है ये हम कह सकते हैं दक्षिण भारत वाला जो भाग है यहाँ पे होते हैं पांडे। और पांडे के बारे में ये जानकारी मिलती है कि इनका जो सिंह हुआ करता है वो बाघ हुआ करता है, बाघ, शेर जो इनका सिंह हुआ करता था, सिन्हा। और इनके बारे में कहा जाता था कि इनके हाथी इतने बड़े हुआ करते थे, मतलब एक हाथी जैसे है वो जितनी जमीन पे बैठता था, जहां बैठता था, जितनी जमीन घेरता था हाथी बैठने के लिए, उस जमीन पर अगर एक साल के लिए अनाज उत्पादन किया जाए तो इतनी मिट्टी उपजाऊ होती थी कि 7 जनों के लिए एक मतलब साल का अनाज वो पैदा करते थे। अगर 3 टाइम वो खाते थे खाना 3 बार दिन में तो भी वो खत्म नहीं होता था। कितना? 7 जनों के लिए और एक साल के लिए। तो इतनी उपजाऊ जो भूमि थी, मतलब इतनी कम भूमि में इतना उत्पन्न होता था, मतलब उपजाऊ भूमि बहुत थी पांडवों के पास, दक्षिण भारत वाला जो राजवंश है इसके पास। और बाकी इनका जो कृषि है, कावेरी नदी पे बांध बना लिया था इन्होंने। तो इतनी कृषि कैसे होती थी ये भी है, तो कावेरी नदी पे इन्होंने बांध बना लिया था। और कृषि और पशुपालन फिर इनका व्यवसाय या क्या होगा, तो फिर बांध बना लिया, कृषि करते थे, ये कृषि और पशुपालन मुख्य जो व्यवसाय हुआ था पांडव का, ये था पांडे का जो मुख्य व्यवसाय। और फिर एक समय तो ऐसा हुआ करता कि ये मतलब बहुत ताकतवर हो गए थे पांडे, और इन्होंने जो श्रीलंका से दास हायर किए थे, मतलब श्रीलंका से इन्होंने दास बुलाए थे, मजदूर बुलाए थे और यहाँ काम करने के लिए। और धीरे धीरे फिर क्या आया था, कोई भी चीज हमेशा मतलब क्षणिक, वो कहते हैं ना, लगातार नहीं रह सकती, कुछ समय के बाद उसमें क्षरण होते होते फिर वो खत्म हो जाती है। हर कितना हर चीज का अपना एक टाइम होता है, लिमिट्स होती हैं, उसके बाद वो अपने आप नष्ट हो जाती है, या फिर जो अपना उतान के बाद वो अपने पतन की ओर जो गमन करती है। तो फिर क्या हुआ कि कमजोर पड़ने लगे, यहाँ पांडे भी कमजोर पड़ने लगे एक तरीके से। हो सकता है आपसी फूट हो या कुछ भी हो, व्यापार कम हुआ हो, अकाल में पड़ने लगे हो, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन ये धीरे धीरे पांडवों की जो ताकत होने लगी वो कम होने लगी, पांडे हैं जो आपस में कमजोर होने लगे। और इतने कमजोर हो गए कि जो श्रीलंका से दास खरीद के लेके आए थे या दासों को लेके आए थे, कुछ समय मतलब ऐसी कंडीशन आ गई इनको खुद को दास बन के कहाँ जाना पड़ा, श्रीलंका में, श्रीलंका के आसपास के क्षेत्रों में दास बन के रहने लगे। फिर इनको ऐसा लगा कि भाई हम वापस तैयार होके उठ खड़े होंगे और एक समय ऐसा आएगा कि हम वापस यहाँ राज करेंगे, क्योंकि यहाँ दूसरे जो अन्य राजा वाकाटक वगैरह जो चालुक्य वगैरह ये राजा आ जाते हैं, इस वजह से इनकी जो मुखी खानी पड़ती है इनको, ये कमजोर पड़ जाते हैं। फिर इनको कहीं ना कहीं लगता है कि हम वापस राजा बन जाएंगे और वापस है जो अपनी जो सत्ता है वो हासिल कर लेंगे, और वापस अपने साम्राज्य के विस्तार या फिर जो साम्राज्य पहले था उसकी वो जो मतलब यानी खोई हुई प्रतिष्ठा है वो वापस स्थापित कर लेंगे। इनको ऐसा कहीं कहीं महसूस हो रहा था या लग रहा था, लेकिन हुआ वापस भी ऐसा, लेकिन उसके लिए टाइम लगा। और टाइम कितना लगा? 450 वर्ष, मतलब कह सकते हैं इतना टाइम लगा। उसके बाद ये वापस उठ खड़े हुए, तो एक लंबा टाइम लगता है मतलब यानी गिरने के बाद वापस उठने में, और ये इतिहास गवाह है, देख लेते हैं हम, इसमें देख सकते हैं। और इसके बाद इन्होंने जो वापस ये एक तरीके से फिर या बंदरगाह कह सकते हैं हम, बंदरगाहों का बहुत विकास हुआ, जिससे कि ये व्यापार और वाणिज्य करते थे, इसलिए वापस समृद्ध हुए। और पहले भी एक तरीके से इन्होंने जो ऊंचाई हासिल की थी वो प्राप्त की है। और कणिकाल है जो प्रतापी शासक हुआ था, इसमें जो कणिकाल ये एक तरीके से प्रतापी जो शासक हुआ था। और इनके काल में बंदरगाहों का विकास हुआ, साहित्य का विकास हुआ, भाषा का विकास हुआ, साहित्य का विकास और भाषा का विकास मुख्यतः कह सकते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं हम, साहित्य और भाषा का विकास हुआ। तो कुछ ग्रंथों की भी चर्चा होती है इसमें, कुछ ग्रंथों का भी विकास हुआ वो भी देख लेते हैं।
तो बाद में ये कह सकते हैं इनके काल में एक साहित्य, और साहित्य तभी हो सकता है तब आपके पास कोई अच्छी भाषा हो, भाषा पर पकड़ होगी, लोग उस भाषा को समझेंगे, तभी आपका साहित्य वो है ज्यादा काम करेगा एक तरीके से। तो यहाँ इन्होंने तमिल भाषा, हम कह सकते हैं तमिल साहित्य का उल्लेख मिला, तो भाषा का इन्होंने पकड़ बनाई और भाषा का जो है विकास बहुत हुआ। फिर इसमें कुछ ग्रंथ या साहित्य हुए, तो यहाँ कुछ ग्रंथों की हम बात करते हैं। और इनका जो पहला ग्रंथ वही है तोलकाप्य, हम देखा ही पहले आगे भी, मतलब संगम काल का ही है। और दूसरा इनका जो ग्रंथ है वो है त्रिकुराल भी कहा जाता है और कुराल भी कहा जाता है, मतलब इनको कहीं त्रिकुराल या कुराल, और इसको तमिल का बाइबल कहा जाता है, तमिल का, यानी कि तमिल जो साहित्य है उसमें इसको बाइबल माना जाता है, इतनी मतलब यानी कि ये अपनी इंपॉर्टेंस रखती है एक तरीके से। और तीसरा मिलता है जीवक चिंतामणि। हालांकि जैन ग्रंथ या जैन धर्म से संबंधित है एक तरीके से, जैन ग्रंथ या जैन धर्म कह सकते हैं, लेकिन संगम साहित्य में इसका जो एक तरीके से या तो अनुवाद हुआ या फिर वहाँ जो उस संगम साहित्य या संगम काल की भी जानकारी रखती है, इसलिए ये अपनी इंपॉर्टेंस रखती है। और फिर अगला जो आता है शीलादिकर्म। शीलादिकर्म करके एक ग्रंथ और आता है, ये भी मतलब यानी कि जो संगमकालीन साहित्य में इंपॉर्टेंट ग्रंथ, कई बार इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें से कौन सा संगमकालीन साहित्य ग्रंथ है या संगमकालीन ग्रंथ है, तो वो हम इसको ध्यान में रख सकते हैं जिससे इसको भूल नहीं सके। और इसमें नुपुर या पायल की एक मतलब कहानी है, घटना है जिसको हम याद रख सकते हैं। और कोलन और कणगी करके, ये यानी कि ये राजा रानी होती है, रानी, और ये जो राजा होता है, और ये पायल है जो इस रानी की होती है, और राजा का जो है एक माधवी नाम की नर्तकी होती है, उससे प्रेम हो जाता है, प्रेम मतलब मोहब्बत हो जाती है, तो इनकी जो प्रेम प्रक्रिया इधर चलती रहती है। और ये कलंगी इसको कहती है कि भाई मुझे ठुकरा के मत जाओ, मेरे जैसी नहीं मिलेगी, फिर भी पता नहीं ये इसके पीछे इतने क्यों पागल रहते हैं, मोह माया, मतलब इसके प्यार में अंधे ही पड़ जाते हैं। और एक दिन ये भी मतलब ठुकरा देती है या लात मार देती है, तो कहते हैं कि जब ठुकरा देती है, लात मारती है, तभी पता चल जाता है असलियत का कि भाई अब जो आपको पना वापस कौन देते, यही। और इस दौरान जो इन्होंने खूब पैसे वैसे लौटे हैं, ये तो आज भी वर्तमान में भी लोग करते ही हैं, मतलब इन्हें की डेयरी मिल्क वगैरह, या फिर वो करना ही पड़ता है, टेडी दो, वो दो, टेडी भी फलाना टिकलाना, सब कुछ तामझाम करना ही पड़ता है। तो उन्होंने भी जो ये कोई अभी नई चीजें नहीं है, बस वो है कि टाइम चेंज हो गया और चीजें चेंज हो गई, बाकी प्रक्रिया वही है और वही चीजें अपनाई जा रही। तो यहाँ इन्होंने जो खूब सारे प्रयास किए, जतन किए, और खूब सारा धन दौलत वो सब यहाँ लुटा दी, और खुद हो गए भिखारी कह सकते हैं, मतलब गरीब हो गए बहुत, जो आर्थिक जो एक तरीके से संसाधन थे, कोसा जो मतलब राइस कोस था पूरा खत्म हो गया, खाली हो गया, इसमें धन लुटा रहे थे, बस इसी में खोए हुए थे। फिर इसने जो कलंगी ने जो अपनी पायल, जो नुपुर या पायल दी, ये पायल है, और उस पायल को कहा कि ये पायल लो और बाजार में जाओ इसको बेच दो। ये पायल जो है थी, इसको बाजार में बेचा गया, और बेच कर जो वापस थोड़ी बहुत वापस ये जो अपनी गरीबी दूर करने लगे। और इसी दौरान जो मदुरई की रानी थी, मदुरई की रानी ने सारों ने घोषणा की कि उसकी पायल चोरी हो गई। हम हो सकता है कि वो पायल किसी और चोरों ने चोरी की हो या किसी और ने चोरी की हो, लेकिन जो ये हुआ कि मतलब बने कि उसका दंड या एक तरीके से कैसे अपराधी किसको माना गया, कोलन को अपराधी माना गया इस राजा को। और वो जो थी पायल, कहा गया कि भाई कोल ने चोरी की, तो जो मदुरई की रानी थी इन्होंने इसको फांसी दे दी, मतलब इसको पकड़ लिया गया, दंड के रूप में फांसी दी गई, आप ही जो हमारी पायल चुरा के लेके गए। और मदुरई के बाजार में जब पता लगाया कि यहाँ कोई यहाँ पायल बेचने के लिए आया था, कौन आया था, कोलम आया था, तो इसने कोलम को पकड़ लिया गया और फांसी की सजा दे दी। अब इसके चक्कर में खुद को मरना पड़ा। फिर इसने एक श्राप दे दिया, और श्राप ये दिया कि मदुरई जल के नष्ट हो जाएगा, और कहा जाता है कि फिर मदुरई का अंत भी नष्ट भी हो जाता है। तो जो शीलादिकर्म है, इस ग्रंथ में जो इसका उल्लेख मिलता है, नुपुर की जो है ये जानकारी मिलती है या घटना मिलती है, इसको हम याद रख सकते हैं। फिर एक और ग्रंथ होता है, यही हम लिखते हैं, और ये
मणिमेखला करके जो ग्रंथ होता है, मणिमेखले, मणिमेखले। तो मणिमेखले जो ग्रंथ है इसमें भी एक प्रेम कहानी है और वही कोलम राजा वही सेम है, पात्र इस बार है जो नायिका है वो सेंज है, यानी कि मणिमेखले जो होती है। तो ये कोलम तो सेम होता है और यहाँ कौन आ जाती है, मणिमेखला। इन दोनों की प्रेम कहानी के बारे में जिक्र होता है और इन दोनों के एक पुत्र भी होता है मणिमेखला करके। ये मणिमेखला होती है, मणिमेखलम जो साहित्य के साथ इनका जो एक पुत्र होता है। और ये जो है जैन जो बौद्ध धर्म का इसमें जो अपना लेता है, अंत में जो बौद्ध धर्म अपना लेता है, बौद्ध धर्म। तो कोलम है जो अंत में बौद्ध धर्म अपना लेता है, जो कि दक्षिण भारत का इतिहास है। काफी समय बाद वापस इसको देखा गया, थोड़ा एक कठिन टफ लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज जो सोल राजवंश या दक्षिण भारत का जो इतिहास है इसको जानने में आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी, और उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत जरूर कुछ समझ में आया होगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।